नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सबका आज के दूसरे सत्र में, संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के दूसरे सत्र में, जो कि ग्रोथमोट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दो सत्र में आज बात करनी थी हमें। पहले सत्र में बात कर ली, दोनों ही लेख इंडियन एक्सप्रेस से है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही लेख हमारे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ, स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे प्रथम आज के इस सत्र में हमने गुजरात को मध्य में रख के स्वास्थ्य सुविधाओं का मुआवजा किया। आज इस सत्र में आरबीआई के द्वारा जो अहम फैसला लिया गया है, आरबीआई के द्वारा जो अहम घोषणा की गई है, उसको हम लोग यहाँ विश्लेषण करेंगे। उसका जैसे आपको दृश्यमान है, इसका टाइटल आरबीआई अनवील्स ₹50,000 करोड़ फंड सपोर्ट टू हेल्थ केयर। इट्स लिक्विडिटी पुश, यानी कि एक प्रकार का यह लिक्विडिटी पुश है। साथ ही में भारत सरकार अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो कोविड प्रबंधन का कार्य कर रही है, उसमें भी उस कार्य को भी आरबीआई की यह घोषणा जो है वो मजबूती प्रदान करेगी। तो समझेंगे पूरी चर्चा। सबसे प्रथम कवर को एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो प्रथम तस्वीर है जो कि ऊपर है, आरबीआई का बिल्डिंग है और आरबीआई ने अपना नल खोला है, यानी कि अब सामान्य लोगों को आरबीआई के द्वारा राहत मिलेगी, आरबीआई के द्वारा आर्थिक वित्तीय मदद भी मिली जाएगी, ताकि कोविड प्रबंधन सबसे अच्छा हो सके और व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति हो या कोई व्यवसायी हो, वो भी कोविड के सामने लड़ सके, उसको भी एक प्रकार की ताकत प्रदान हो सके। तो यही बात है। नीचे शक्तिकांता दास, यानी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, जिनके द्वारा ये अहम घोषणा की गई। लगता है कि यह घोषणा पूरे भारत को प्राणवायु जो है देगा या दे पाएगा। देखेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस लेख की डिजिटल रेप्लिका देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेन्ड नामक कार्यक्रम है, इंडियन एक्सप्रेस में चल रहा है, हमें मालूम है। तो इसी के तहत ये पूरी चर्चा हुई थी। आरबीआई अनवील्स ₹50,000 करोड़ फंड सपोर्ट टू हेल्थ केयर लिक्विडिटी पुश। यहाँ 4 चरणों में यह घोषणा हुई थी, जिसमें से 2 चरण हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, 2 चरण थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। सभी चीजों को देखेंगे। अगर सनदी सेवा परीक्षा के साथ इस टॉपिक को लिंक करना है तो मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 के साथ यह संबंधी है। मीन्स जीएस पेपर 2, और उसमें भी इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट of social services health। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ, इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ ये आज का लेख है, महत्वपूर्ण है। कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ जो कि हमें यहाँ मालूम होनी चाहिए, उसका जिक्र यहाँ किया है। साथ ही में हम भी देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें जो चीज़ें हैं, जो तथ्य है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे इस एजेंडे के तहत हम लोग चलते हैं। आज भी यही एजेंडा हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे। लेखक ने किस आधार पर यह लेख लिखा है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं। साथ ही में अगर लेखक ने कोई महत्वपूर्ण बातें करी हो, किसी भी किस्म के तथ्य हो, किसी भी किस्म के आंकड़े हो, अन्य कोई माहिती हो जो कि अपने स्वभाव से तथ्यात्मक हो, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण बातों में करते हैं। और अगर लेख में कोई इनफ एग्जाम ओरिएंटेड रिसर्च नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ इस तीसरे चरण में इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स हम लोग एग्जाम उपयोगी, परीक्षा उपयोगी चीज़ों की चर्चा यहाँ करते हैं। तो आज भी 3 चरणों में देखेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण बातों को, यानी कि हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल को देखेंगे, और साथ ही में रिसर्च्ड एलिमेंट्स, यानी कि संशोधित तत्वों को भी देखेंगे, जिसमें से निष्कर्ष से हम लोग आज हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम तो यही बात है, आरबीआई का ये सबसे बड़ा फैसला है। भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों को भी इस फैसले से मदद मिलेगी। साथ ही में व्यक्तिगत लोगों को, व्यक्तिगत व्यवसायियों को भी मदद मिलेगी। तो यहाँ सबसे प्रथम मुद्दा आरबीआई का बड़ा फैसला, 50,000 करोड़ की धनराशि का आवंटन, यानी कि एलोकेशन।
ये अपना आप में अच्छी बात है। साथ ही में आरबीआई ने कोविड को ध्यान में रखते हुए ये योजना घोषित की है। तो यहाँ इस योजना के ऊपर हमें कोविड का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये योजना के लाभार्थी जो है वे भी कोविड के साथ ही एक या दूसरे तरीके से जुड़े हुए होता है। या तो वे पेशेंट होंगे, या तो कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते होंगे, उसको इंपोर्ट करते होंगे, उसको सेल करते होंगे, इत्यादि चीज़ें। साथ ही में ये 50,000 करोड़ की जो धनराशि है वो लिक्विडिटी को बूस्ट करेगी। लिक्विडिटी विल बूस्ट which will ultimately help our government and our economy as well. ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि आरबीआई की इस योजना से हमें फायदा दे सकती है। साथ ही में ऐसी मुश्किल घड़ी में आरबीआई ने यह बहुत ही उच्च कोटि का निर्णय लिया है। सारा देश आरबीआई का आभारी है। अब दूसरे चरण में हमें देखना है महत्वपूर्ण बातों में कि कैसे ये जो आरबीआई की घोषणा है वो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 4 बिंदुओं में आरबीआई ने घोषणा करी है। आरबीआई अनाउंस्ड, इसमें से प्रथम बिंदु तो यह 50,000 करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी पुश की बात होती है। इस प्रथम बिंदु में 50,000 करोड़ लिक्विडिटी। दूसरे मुद्दे में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनको भी यहां धनराशि आवंटित की गई है। दूसरे चरण में आरबीआई के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। तीसरे चरण में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, स्ट्रेस्ड एसेट्स, उनको लेकर यहां आरबीआई ने अहम फैसला सुनाया है। और चौथे चरण में केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जिससे हम सब लोग वाकिफ है, तो इसमें भी कुछ सुधार की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर 4 बिंदुओं में आरबीआई के गवर्नर के द्वारा घोषणा हुई है। सबसे प्रथम 50,000 करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी बूस्ट। दूसरा मुद्दा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, उनको भी कुछ लिक्विडिटी दी गई है, कुछ धनराशि दी गई है, और उनको दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं कि आपको यह धनराशि किस तरह यूज करनी है। तीसरे चरण में स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में कहा गया है, जो कि हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। और साथ ही में केवाईसी के जो नॉर्म्स है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें भी कुछ फेरफार किए गए हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे सबसे प्रथम और दूसरा। ये 2 मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, इसीलिए आज हम इनके ऊपर हमारी चर्चा नहीं करेंगे। हमारा संपूर्ण ध्यान हम लोग यह 2 बिंदुओं के ऊपर केंद्रित करेंगे। अब इसमें से सबसे प्रथम बिंदु में देखना है, देखिए आरबीआई ने क्या कहा कि 50,000 करोड़ रुपीस का एक लिक्विडिटी बूस्ट पूरे भारत देश में दिया जाएगा। अब ये कैसे देगा? देखिए यह योजना है, और इस योजना के तहत आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि बैंक्स कैन गिव फ्रेश लोन्स, नई धिराण, जो शेड्यूल्ड बैंक्स है वो नई धिराण दे सकती है। किन किन लोगों को दे सकती है? तो यहां मेरे सामने एक सूची है, वी विल गो थ्रू इट। ठीक है, इतने जो वर्ग है हमारे समाज में, इनको धिराण मिलने वाला है। दे आर लाइकली टू गेट लोन्स। सबसे प्रथम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। जैसे आपको मालूम है कि हमारे देश में इंडिजीनियसली प्रोडक्शन होता है टीका का, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, वे सारे अग्रिम प्लेयर्स है, अग्रिम खिलाड़ी है। अगर वे अप्लाई करें ऐसे समय में, अगर उनको अपना प्लांट एक्सपांड करना है, प्रोडक्शन एक्सपांड करना है, अगर वो अप्लाई करें लोन के लिए, तो उनको इस राशि में से लोन दी जाएगी। उसके बाद इंपोर्टर्स एंड सप्लायर्स ऑफ वैक्सीन एंड प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस, इंपोर्टर्स एंड सप्लायर्स दोनों को
अगर कोई इंपोर्ट करने वाला है और उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, देन दे कैन अप्लाई टू रिस्पेक्टेड बैंक्स. रिस्पेक्टेड बैंक्स विल बी एबल टू प्रोवाइड देम फ्रेश लोन्स. उसके बाद हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, उनको अपनी कैपेसिटी रैंप अप करनी है, एक्सपांड करना है, देन दे टू कैन अप्लाई फॉर लोन्स. पैथोलॉजी लैब्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स, इंपोर्टर्स ऑफ वैक्सीन्स, कोविड रिलेटेड ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर है, फेबीफ्लू है, जो यहाँ भारत में चलती है, तो इनका जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको भी लोन मिल सकती है अगर वे अप्लाई करें तो. लॉजिस्टिक फर्म्स, दोज हु आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो, वेंटिलेटर्स हो, ये सारे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक ऑनर्स को भी लोन मिल सकती है. साथ ही में पेशेंट्स ऑफ कोविड, यानी कि कोरोना से संक्रमित दर्दियों को भी व्यक्तिगत रूप से भी यह लोन मिल सकती है. आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया. इस योजना के तहत आरबीआई से चाहती है कि जो बैंक्स है वे कोविड लोन का एक अलग अकाउंट बनाए, कोविड लोन, और ये सारी लोन्स इसी हेड के नीचे दे, यह सारे धिराण इसी हेड के नीचे दे, और ये सारी लोन्स को कोविड लोन ही कैलकुलेट किया जाएगा. इसमें कुछ जो ब्याज दर है वो भी कुछ कम रखे गए हैं ताकि इन लोगों को लोन लेने में कोई दिक्कत ना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरियतमंद है, ये जो हमने वर्ग दिखाए है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए और देश की सेवा करे, देश को बचाए. यही यहाँ हेतु है आरबीआई का, और यही जो चीज़ है वो आगे चलकर भारत के लोगों को, भारत के सरकार को फ़ायदेमंद साबित हो सकती है. प्लस यहाँ आरबीआई ने यह भी कहा कि ये सारी लोन्स को, यानी कि यह कोविड लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत गिना जाएगा. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये एक भारतीय इकोनॉमी का एक बहुत ही अच्छा खंड है जिसका अध्ययन करना ज़रूरी है सनदी सेवा के जो है अभ्यर्थी होने के नाते, या अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी होने के नाते. देखेंगे हम लोग इसको तीसरे चरण में देखने का प्रयास करेंगे कि यह दरअसल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है. मगर यहाँ हमें यही मान के चलना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि जिनको सबसे प्रथम लोन मिले, जिनको सबसे प्रथम धिराण मिले, उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है. देखेंगे आगे, मगर यहाँ हमें यही याद रखना है. तो ये सारे वर्गों को पीएसएल, इसे संक्षिप्त में पीएसएल कहा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. तो इसी के तहत गिना जाएगा ताकि इनको लोन जल्द से जल्द मिले, त्वरित से त्वरित मिल सके. फिर आगे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड लोन बुक प्रत्येक बैंक को बनानी है, उसको मेंटेन करनी है, और ये सारी लोन्स इसी के तहत उनको देनी है. ये रहा प्रथम मुद्दा. अब दूसरे मुद्दे की अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो आरबीआई ने यहाँ इनको भी 10,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी प्रदान करी है. 10,000 करोड़ रुपीस. दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि आज इस दूसरी लहर से, कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक पीड़ित है. तो इनको भी यहाँ लोन दी जाएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है सूक्ष्म उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, मध्यम कक्षा के उद्योगों के लिए सबसे अच्छी बात है. साथ ही में यही स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को भी लोन दे सकती है. ऐसे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जिनका, या माइक्रो फाइनेंस एजेंसी भी आप कह सकते हैं, जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ से कम हो, उनको भी यहाँ इसी फंड में से स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकती है अकॉर्डिंग टू आरबीआई. तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज हमें देखने थे. अब यहाँ तीसरा मुद्दा है जो कि स्ट्रेस्ड एसेट्स का है. वैसे तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं, मगर यहाँ ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ नॉर्म्स को लिबरल किया गया है. स्ट्रेस्ड एसेट्स के मामले में जो कुछ नियम थे उनको लिबरल बनाया गया है, ताकि जो एनपीएस के या स्ट्रेस्ड एसेट्स के इस विशेष साइकिल में फंसे हैं,
वे लोग निकल सके, उनको भी एक मौका दिया जा सके। यहाँ कुछ तारीखों का उल्लेख किया हुआ है कि मार्च 2021 तक अगर आप एनपीए नहीं है, मार्च 2021 तक आप एनपीए की कैटेगरी में नहीं थे तो आपको भी इसी राशि में से, इसी 50,000 करोड़ की राशि में से आपको भी लोन मिल सकती है। मगर इसके लिए कुछ यहाँ पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि जो पार्टी है वो उसका जो ऋण है, पुराना ऋण, वो 25 करोड़ से अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर मार्च तक वो एनपीए नहीं होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे पैरामीटर्स है जिसके तहत इस 50,000 करोड़ में से इनको भी कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के भाग नहीं थे, फिर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत जो स्ट्रेस्ड एसेट्स थे उनके लिए भी यहाँ कुछ प्रावधान दिए हुए हैं जो कि हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। तो यही बात है। और चौथा मुद्दा जो कि केवाईसी का है, तो आज महामारी का दौर है, हमें मालूम है, असेंबली ऑफ पीपल इज प्रोहिबिटेड, चाहे वो रिलीजियस फंक्शन हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों का जो ऑपरेशन है, उसका जो टाइमिंग है, उसकी जो कैपेसिटी है, ऑपरेशन कैपेसिटी, उसको भी घटाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केवाईसी प्रोसेस में भी कुछ फेरफार किए गए हैं, रिफॉर्म्स, और इसे अधिकांश ऑनलाइन बना दिया गया है। अधिकांश इसको ऑनलाइन बना दिया गया है ताकि जो उपभोक्ता है उससे बैंक जाना ना पड़े, घर बैठे ही उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी हो सके। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आरबीआई हमारे सामने लेके आई। उसमें से सबसे जो दो चीज़ें हैं, प्रथम दो चरण है इस घोषणा के, वे हमारे लिए, साथ ही में देश के लिए सबसे अधिक उपयोगी साबित होंगे। तो यही बात है। अब हमें देखना है कि संशोधित तत्वों में हमें मात्र एक ही चीज़ देखनी है, जिसे पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है, जिसका जिक्र मैंने आपको आगे किया। देखिए, आरबीआई के द्वारा सिंस इंडिपेंडेंस जितने वर्ग, जितने व्यवसाय, जितने उद्योग जो कि सीमांत थे, मार्जिनल थे, जिनको जो है मेन स्ट्रीम डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया गया था या किसी भी कारण इंक्लूड नहीं हो पाए थे, तो इन लोगों को, इन समूहों को, इन लोगों को चुनकर उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के इस कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि बैंक इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सके। बैंकों को भी सूचना दी गई कि आप अपने टोटल कैपिटल में से कुछ फीसदी आपको पीएसएल में ही लेंडिंग करना है। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी जो है ऐसे कई नियम है, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए भी ऐसे कई नियम है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए भी ऐसे नियम बनाए गए हैं। कुछ प्रतिशत के फेरफार हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग जो है टाइप्स ऑफ बैंक्स में, मगर पीएसएल का जो यह फॉर्मूला है वो हमें थ्रू आउट आवर बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। थ्रू आउट आवर बैंकिंग सिस्टम, किसी भी प्रकार की बैंक हो, उसे अपने पीएसएल के तहत ही लोन देनी पड़ेगी, क्रेडिट देनी पड़ेगी, ताकि जो आज दिन तक यानी कि आज़ादी से आज दिन तक जो बिछड़े हुए समूह थे, बिछड़े हुए जो व्यवसायी थे, क्षेत्र थे, उनका विकास हो, एक संतुलित विकास हो पूरे देश का। तो यही बात है। इसी उद्देश्य के साथ आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नामक एक कैटेगरी बनाई है। समझते हैं अब। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रोल गिवन बाय द आरबीआई टू बैंक्स for providing a specified portion of bank lending to few specific sectors like agriculture and its allied activity, micro and small enterprise, poor people, for housing, student for education and other low income groups and weaker sections. बैंक किसी भी हालत में इन वर्गों में से आने वाले उपभोक्ताओं को धिराण देने से इनकार नहीं कर सकेगी। ठीक है, ये आरबीआई का जो है रूल है और इसीलिए इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के पास 100 रुपये धिराण देने के लिए, तो इसमें से लगभग आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर राइट नाउ, मगर लगभग 32%
इसका जो फंड है वो PSL में डाइवर्ट होना चाहिए। 32% फंड, यानी कि 100 में से 32 रुपये किसी भी बैंक को यह प्रायोरिटी जो सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं उनको ही देने पड़ेंगे। ठीक है, दे कैन नॉट डाइवर्ट देयर एंटायर फंड टू द कस्टमर ऑफ देयर ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो ये बात है। अब हमें आगे देखना है कि इसमें कितनी कैटेगरीज है यह प्रायोरिटी सेक्टर में और इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। देखेंगे सबसे प्रथम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जिसमें फिशिंग आ जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को PSL में रखा गया है। जो कोई कृषक लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसे PSL के द्वारा लोन मिलेगी, नहीं कि एज ए नॉर्मल कस्टमर। अपने आप में एक अच्छी बात है कृषकों के लिए भी, पूरे क्षेत्र के लिए भी। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे कद की, सूक्ष्म कद की कद के जो उद्योग है उनको भी यहाँ PSL में रखा गया है ताकि उनको भी फायदा मिल सके, धिराण मिल सके। स्मॉल बिजनेस सर्विस एंटरप्राइज, छोटे छोटे व्यवसाय हो या चाहे वो ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो सर्विस देते हो, आज के समय स्टार्टअप भी हम लोग कह सकते हैं, तो इन सारे समूहों को यहाँ PSL में रखा गया है। माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में फॉल करती है। RBI इसके ऊपर बहुत ही अच्छी नज़र रखती है और देखती है प्रत्येक बैंक PSL को फॉलो करती है या नहीं करती, ताकि एक संतुलित विकास पूरे देश में हो सके। तो यही बात है इस बाजू से। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमें फीडबैक लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब तक यह अध्ययन प्रक्रिया पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, मगर बेल बटन दबाना ना भूले ताकि तुरंत ही आपको अपडेट मिल सके। तो मिलेंगे अगले दिन नए संपादन के साथ, नए अध्ययन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए गोरखमोट UPSC।